हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, इस वीडियो में आज के जितने भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको देखेंगे और उससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप इस वीडियो के पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने क्वेश्चंस को। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया में पीपीई किट निर्माण में शीर्ष पर है? इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा पीपीई किट कौन सा देश निर्माण किया है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, चाइना। पीपीई किट निर्माण में चाइना जो है टॉप पोजीशन पर है। और यदि हम भारत की बात कर लें तो भारत पीपीई किट निर्माण में दूसरे स्थान पर रहा है। बात यहाँ चाइना का हुआ है तो हम चाइना के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले पीपीई किट के बारे में जान लेते हैं। पीपीई किट क्या होता है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और इसको आप हिंदी में बोलेंगे व्यक्तिगत सुरक्षा परिधान। अब चाइना के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो चीन का जो आपका कैपिटल है वो बीजिंग में है, और यहाँ की जो करेंसी है वो रेनमिन भी है। और उसके बाद यहाँ पर एक हेडक्वार्टर है AIIB का, जिसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। उसका हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ है? बीजिंग, चाइना में ही है। और भारत चाइना के बीच में एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है हैंड इन हैंड, जो कि दिसंबर में ही 2019 के दिसंबर में किया गया है। और वो कहाँ पर किया गया है? मेघालय के उमरोई में। कौन सा युद्धाभ्यास, कौन सा एक्सरसाइज? हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास। तो चलिए इस क्वेश्चन से इतना ही, हम देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। तो देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट घटाकर कितना कर दिया है? हाल फिलहाल में ही आरबीआई ने अपना रिवर्स रेपो रेट को दोबारा से घटा लिया है। तो अभी वो कितना कर दिया है? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 3.35 कर लिया है। रिवर्स रेपो रेट को घटा करके आरबीआई ने कितना कर दिया है? 3.35। इससे पहले इसका रिवर्स रेपो रेट जो था कितना था? तो 3.75 था, और अभी कितना हो गया है? 3.35। रेपो रेट की बात कर लें तो अभी जो आरबीआई का रेपो रेट है वो कितना है? 4.4% रेपो रेट है इसका। तो अब यहाँ बात आरबीआई का हुआ है, लेकिन समझ लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या होता है। तो जो रेपो रेट होता है, मतलब ये हुआ कि आरबीआई से जब कोई भी बैंक लोन लेती है तो उस पर जो इंटरेस्ट लेता है आरबीआई, उसको बोलते हैं रेपो रेट। और यदि कोई बैंक अपना पैसा को आरबीआई को देती है, आरबीआई में जमा करती है, और उस पर जो आरबीआई इंटरेस्ट देता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो उसको घटा करके अभी कितना कर दिया है? 3.35 कर दिया है। अब यहाँ आरबीआई का बात हुआ है तो हम आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई जो है वो भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक है, और आरबीआई जिसकी स्थापना हुई थी आपका 1 अप्रैल 1935 को स्थापना किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसके जो अभी वर्तमान समय में गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, जो कि कितने नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। और अभी फ़िलहाल में ही करंट से यदि हम बात करते हैं तो फिलहाल में एक मनी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। वो क्या था मनी एप्लीकेशन? उसका एक फुल फॉर्म भी था, जिसका था मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, जो कि दृष्टिबाधित लोगों को नोट की पहचान करने के लिए आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था मनी एप्लीकेशन को। और हम यदि इसके प्रथम जो गवर्नर थे उसके बारे में बात कर लेते, वो कौन थे? तो वो थे आपके ऑसबोर्न स्मिथ। और यदि हम बात करें भारतीय गवर्नर का आरबीआई का, तो वो कौन थे? सीडी देशमुख थे। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपना नया मानचित्र बनाया है? देखिए, सीमा विवाद की वजह से अभी हमारा जो पड़ोसी देश है, आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं, वैसे ऑप्शन में सारे पड़ोसी देश ही हैं। तो नया मानचित्र किसने बनाया है? यहाँ सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेपाल के द्वारा अभी अपना नया मानचित्र जारी किया गया है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। ये है उसका मानचित्र, जिसमें कि क्या हुआ है कि जो काला पानी वाला एरिया है उसको भी क्या दिखाया गया है? नेपाल अपने मैप में दिखाया है। इस बार का मानचित्र जो जारी किया है उसमें तिब्बत, चाइना और नेपाल से जो सटा हुआ ये काला पानी लिपुलेख
और लिम्पियाधुरा को नेपाल अपने हिस्से का दर्शाया है। अब यहाँ बात नेपाल का हुआ है तो हम नेपाल के बारे में जानते हैं। तो नेपाल की जो राजधानी है वो कहाँ है, काठमांडू है। और काठमांडू में ही एक हेडक्वार्टर स्थापित है एक संगठन का, वो संगठन का नाम क्या है, सार्क है। सार्क में मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया था, उसमें कितने मेंबर कंट्री है, 8 है। और जो 8वां मेंबर कंट्री है वो अफगानिस्तान है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपका 8 दिसंबर को हुआ था। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, विद्या देवी भंडारी। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली हैं। और नेपाल के साथ एक भारत जो है युद्धाभ्यास भी करता है, एक्सरसाइज भी करता है, जो कि दिसंबर में ही किया गया है। तो वो कौन सा युद्धाभ्यास था, सूर्य किरण एक्सरसाइज, जो भारत नेपाल के बीच हुआ है और दिसंबर में ही आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सानिया मिर्जा कौन सा अवार्ड जीती हैं। तो देखिए सानिया मिर्जा के द्वारा अभी कौन सा अवार्ड जीता गया है। तो यहाँ ऑप्शन में है फेड कप, डेविस कप, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेड कप हार्ट अवार्ड जो है सानिया मिर्जा के द्वारा अभी जीता गया है। तो देखिए सानिया मिर्जा जो है एक टेनिस प्लेयर हैं जिनको फेड कप हार्ट अवार्ड मिला है। और ये टेनिस की भारतीय टेनिस प्लेयर हैं। और जो फेड कप होता है वो किस में दिया जाता है, टेनिस में ही दिया जाता है, क्योंकि ये टेनिस प्लेयर हैं और इनको मिला हुआ है। तो देखिए फेड कप महिला टेनिस प्लेयर को दिया जाता है, जबकि डेविस कप जो होता है वो पुरुष जो खिलाड़ी होते हैं टेनिस के उनको दिया जाता है। अब यहाँ बात अदर ऑप्शंस की कर ले तो यहाँ गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड किससे रिलेटेड है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं हम लोग। वैसे फेड कप के बारे में बात करें तो फेड कप की जो शुरुआत हुई थी देने का, ये कब से हुआ था, 1963 में हुआ था। और हम यहाँ ये कौन देता है, तो ये ITF के द्वारा दिया जाता है। तो ITF का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1913 को किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, जो ITF है, ITF की स्थापना आपका 1 मार्च 1913 को। इसका जो हेड क्वार्टर है वो लंदन में है, लंदन यूएसए में है। और ये जो अवार्ड देने की शुरुआत हुई थी वो कब से हुआ था, फेड कप का शुरुआत जो हुआ था वो 1963 से हुआ था। इस बात पे आप गौर करेंगे। और जो अवार्ड हुआ था फेड कप हार्ट अवार्ड वो 2009 से दिया जाने लगा है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है। देखिए यहाँ पर बात किया गया है कोरोना वायरस, जो कि अभी बहुत ही चर्चा में है। ये एक महामारी, वैश्विक महामारी भी घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा। तो पूछा है कि कौन सा यूरोपीय देश फ्री होने वाला, मतलब वहाँ से कोरोना वायरस खत्म हो गया है, तो वैसा देश कौन सा बना है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया एक ऐसा यूरोपीय देश है जहाँ पर कोविड-19 के जो पेशेंट हैं वो क्या हो गए हैं, नहीं है, अब एक भी नहीं है। इसीलिए स्लोवेनिया ने अपने आप को बचाने के लिए, सेपरेट करने के लिए दूसरे देशों के जो बॉर्डर का आवाजाही है, दूसरे देशों से आवाजाही को पूरी तरीके से बैन कर दिया है, ताकि कहीं से भी कोई क्या हो कि वो आ नहीं पाए, वहाँ पर कोई भी पेशेंट आ नहीं पाए जिसके कांटेक्ट में आने से और भी लोगों को हो सके। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्लोवेनिया के बारे में बात हुआ है। अदर ऑप्शंस की बात कर लें तो स्लोवाकिया, स्लोवाकिया जो है वो भी एक यूरोपीय कंट्री है। और देखिए यहाँ पर फिनलैंड है। फिनलैंड की अभी जो विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी थी वो कौन थी, सना मरीन। सबसे युवा प्रधानमंत्री सना मरीन बनी है। और यहाँ रूस की बात कर लें तो रूस में आपका क्या है, एकमात्र तैरता हुआ रिएक्टर बना करके ये रूस जो था न्यूज़ में रहा था। अब बात स्लोवेनिया की हुआ है तो यहाँ स्लोवेनिया का जो करेंसी है वो आपका क्या हो जाएगा, यूरो है। और यहाँ के जो PM है वो कौन है, जॉले जॉनसन है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में वैश्विक ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान है। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी किया गया है, जो कि UN के द्वारा जारी किया गया है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया है। तो उसमें जो वैश्विक ग्रोथ रिपोर्ट कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, इसका मतलब कि पूरे विश्व स्तर पर देखा गया है
कि कितना रहेगा 2020 के लिए, तो वो कितना रहेगा आपका, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.8% हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो कि यूएन के द्वारा जारी किया गया है, जो आपका ये बताता है कि अब कितना रहेगा वैश्विक ग्रोथ रिपोर्ट जो है वो कितना रहेगा, तो 1.8% रहेगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं, जो जैसे कि 5.7 है, इसने भारत का जो है, भारत के लिए जो जीडीपी का अनुमान लगाया है 2020-21 के लिए, वो कितना लगाया है, 5.7% लगाया है। और इसमें जो 5.7% है हम 2020 का यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आया था, जिसमें भारत का स्थान कितना रहा था, 63वां स्थान रहा था, 63 पोजीशन पे। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स आया था उसमें 63 पोजीशन था भारत का, और उसमें टॉप पे कौन था, न्यूजीलैंड था। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आया था, उसमें इंडिया का स्थान था वो 112 था, 112 था। और उसमें जो पहले नंबर पे था ग्लोबल जेंडर गैप, ये आपको याद रखना होगा कि किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये ग्लोबल जेंडर गैप जो आया है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें टॉप पे आइसलैंड है और इंडिया का पोजीशन 112 है। और रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, इसके बारे में बात कर लें, जो कि फ्रीडम, इसके द्वारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो 142वां है और टॉप पे नॉर्वे है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये बताता है कि कहाँ का जो पत्रकार लोग हैं उनको ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, तो इसमें हमारा देश 142वें स्थान पर रहा है और टॉप पे नॉर्वे रहा है। तो इस क्वेश्चन से आप इसे भी याद रखेंगे। और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किस शहर को सोलराइज करने जा रही है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि केंद्र सरकार के द्वारा किस शहर को सोलराइज किया जा रहा है, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क शहर को, जहाँ पर कि आपका सन टेम्पल स्थित है। तो उस शहर को केंद्र सरकार के द्वारा पूरी तरह से क्या किया जा रहा है, सोलराइज किया जा रहा है, मतलब विद्युतीकरण को खत्म करके सौर ऊर्जा का उपयोग वहाँ पर सभी कामों के लिए किया जाएगा। तो जो केंद्र सरकार है वो कोणार्क शहर के लिए एक योजना की शुरुआत की है, जिससे कि उस शहर को पूरा सोलराइज किया जाएगा, जिसमें पूरे कितने 25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और हम लोग जानते हैं कि कोणार्क सन टेम्पल है, जिसे हम लोग कोणार्क शहर को सूर्य नगरी के रूप में भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। तो हम उड़ीसा को खेल की राजधानी के नाम, जो भुवनेश्वर है, वहाँ की राजधानी जो भुवनेश्वर है, उसे हम लोग खेल की राजधानी के भी नाम से जानते हैं। और भुवनेश्वर में ही आपका लिंगराज मंदिर स्थित है। और उड़ीसा के जो सीएम है वर्तमान समय में वो नवीन पटनायक हैं, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, गणेशी लाल हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। यहाँ महिला खिलाड़ी होगा, क्योंकि यहाँ महिला का ही बात किया गया है। दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है, तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो है वो जापान की हैं, और जापान की कौन सी प्लेयर हैं, ये क्या खेलती हैं, तो ये टेनिस प्लेयर हैं, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, जो कि ये सेरेना विलियम्स को, जो यूएसए की हैं टेनिस प्लेयर, इनको पीछे 4 बार से ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रही थी, जिनको कि अब पीछे छोड़ करके जापान की नाओमी ओसाका टॉप पोजीशन पे आ गई हैं। और ये भी किसके द्वारा, यहाँ बात आईटीएफ का हुआ है, तो हमने आपको टेनिस के बारे में पीछे ही बताया है कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन उसका फुल फॉर्म होता है। उसकी स्थापना 1 मार्च 1913 को किया गया था, और जिसका हेडक्वार्टर आपका लंदन यूएसए में है। और इसके जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं डेविड हैगर्टी हैं। अब यहाँ सानिया मिर्जा का बात हुआ है, तो सानिया मिर्जा के भी बारे में हम पीछे ही क्वेश्चंस में बात कर चुके हैं। और पीवी सिंधु, ये भी एक टेनिस प्लेयर हैं। तो इस पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है, सॉरी। और तो इस क्वेश्चन से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए नाओमी ओसाका, आपको ये है नाओमी ओसाका, जो कि जापान के टेनिस प्लेयर हैं, प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर हैं, जो कि सेरेना विलियम्स, यूएसए की सेरेना विलियम्स को भी पीछे छोड़ चुकी हैं। और इनकी जो उम्र है अभी 22 वर्ष है, मात्र 22 वर्ष की उम्र में ही ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है
मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए उमंग ऐप किसने लॉन्च किया है? देखिए, मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए उमंग ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये पूछा है आपसे कि किसके द्वारा जारी किया गया है। तो क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि मौसम सेवाओं की जानकारी कौन देता है। तो यहाँ ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, क्या है, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा मौसम सेवा की जानकारी दिया जाता है और उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है उमंग। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर उमंग का एक जो है पूरा फुल फॉर्म भी है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। उमंग का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, जो कि 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, जिसे सरकार के सभी योजनाओं को एक ही जगह रजिस्टर्ड किया जा सके, इसके लिए उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। अब हम लोग बात भारतीय मौसम विज्ञान की विभाग की कर लेते हैं। तो इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ है? तो ये आपका दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो 15 जनवरी 1875 में हुआ था। देखिए यहाँ पर 1875 में हुआ था भारत मौसम विज्ञान विभाग का। कब? 15 जनवरी। इसीलिए हम लोग 15 जनवरी को मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, 15 जनवरी को। और जो इसके महानिदेशक वर्तमान समय में है वो कौन है? मृत्युंजय महापात्रा, जिसे कि हम साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टिकटॉक के नए CEO किसे बनाया गया है? देखिए, टिकटॉक अभी बहुत ही न्यूज़ में भी रहा है, थोड़ा इधर उधर हो गया वर्सेस यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की वजह से। तो इसके जो अभी वर्तमान समय में CEO बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका केविन मेयर। केविन मेयर क्या बन गए हैं? टिकटॉक के अभी नए CEO बन गए हैं। और ये पहले कहाँ थे? तो पहले ये वॉल्ट डिज्नी के CEO थे। और हम बात कर लेते हैं टिकटॉक का। तो टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है? वाइट डोंग है, जिसके कि अभी केविन मेयर को ही COO भी बनाया गया है। CEO मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी बनाया गया है। अब देखिए, इसका पेरेंट कंपनी की बार बार बात कर रहे हैं, जैसे कि गूगल का पेरेंट कंपनी आपका अल्फाबेट है, पेटीएम का जो पेरेंट कंपनी है वो 197 कम्युनिकेशन है। तो वैसे ही आपके टिकटॉक के भी जो पेरेंट कंपनी है उसका क्या नाम है? वाइट डोंग नाम है। अब बात यहाँ अदर ऑप्शंस की कर लें, तो अदर ऑप्शंस में हो जाएगा आपका क्या? कार्मेट रेनहार्ट। कार्मेट रेनहार्ट जो है वो उनको क्या बनाया गया है? अभी फिलहाल में ही वर्ल्ड बैंक का नया आर्थिक सलाहकार के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। यहाँ देखिए डेरेन टैंग है, तो डेरेन टैंग को अभी क्या बनाया गया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नए अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। और जो जीन फ्रैंकोइस वन वॉक्समेयर हैं, इनको अभी वोडाफोन समूह का अध्यक्ष बनाया गया है। अब देखिए, ये जो है आपके केविन मेयर दिख रहे हैं, जो कि अभी वर्ल्ड डिज्नी को छोड़ करके टिकटॉक के CEO के पद पर क्या हो गए हैं? नियुक्त कर गए हैं, वहाँ रिजाइन कर दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, लेकिन आपसे पहले उससे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।